हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे इंटरव्यू के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी में आपको ऑडिटर का, डबल एओ का, सीडीपीओ का, बीपीएससी 67वीं का इंटरव्यू नज़दीक आ रहा है। मैं बार बार आप लोगों से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंटरव्यू एक दिन की चीज़ नहीं है। इंटरव्यू की अगर तैयारी आपको करनी है तो आपको अपने जो ज्ञान है उसमें जो है कि एक तरह से आपको एक जिज्ञासु नागरिक की तरह बढ़ना पड़ेगा। आपको एक प्रशासनिक एप्टीट्यूड अपने अंदर विकसित करना होगा और आपको अपनी भाषा शैली में भी परिवर्तन करना होगा। तो ऐसे में आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि इंटरव्यू में जो अंक है वो आपको डिसाइड करता है कि आप भविष्य के प्रशासक बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। मैं ऐसे कई छात्रों को जानता हूं जो कई बार से बीपीएससी दे रहे हैं, लेकिन उनका अंतिम चयन सिर्फ इस कारण नहीं हो पाता क्योंकि उनका जो अंक है इंटरव्यू में कभी 63, कभी 62, कभी 55, इस तरह के जो अंक हैं वो इंटरव्यू में सफलता के चांस को ख़त्म कर देते हैं। अंतिम चयन में आपकी जो सूची है वो बनेगी, उसमें आपका अगर नाम नहीं होगा तो खुद आप कोसेंगे अपने आप को कि मैंने इंटरव्यू का अच्छे ढंग से प्रिपरेशन क्यों नहीं किया। तो इसके लिए एक प्रयास आप लोगों को करना चाहिए कि 80+ आप अंक लाएं और इसके लिए आपको अच्छे ढंग से तैयारी करनी है और एक ईमानदारी से किया गया प्रयास एक दिन ज़रूर मेहनत रंग लाती है। और निश्चित रूप से मैं इतना आपको ज़रूर आश्वस्त करता हूं कि अगर आपने प्रशासनिक मापदंडों का विकास खुद में किया और बेहतर ढंग से आपकी भाषा शैली रही और समायोजित ढंग से आपने उत्तर दिया है बोर्ड को, तो निश्चित रूप से आपको 80+ अंक मिलेंगे। अब हम दोस्तों इसी कड़ी में आज जो है इंटरव्यू श्रृंखला जो हम लोग चला रहे हैं उसका तीसरा जो दिन है, तीसरा वीडियो है, ये आपके पास जा रहा है। लेकिन हमारी क्लास जो रैंकर्स व्यू ऐप पे जो चलेगी वो क्लास भी अब प्रारंभ होने वाली है। तो जिन लोगों को ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है हमारे संस्थान में, वो हम लोगों के फ़ोन नंबर 700-429-1557 और या फिर 8709537366 पे कॉल करके आप लोग रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें ताकि आपको इंटरव्यू के संदर्भ में समग्र जानकारी आपके पास हो और इंटरव्यू का आप बेहतर तैयारी कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज जो बात करेंगे वो एक प्रशासक में क्या क्या गुण होने चाहिए इसके संदर्भ में जो है कि बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है ना, बीपीएससी जो क्वेश्चन करती है उसमें से प्रशासनिक मापदंडों को मापने का भी प्रयास करती है। तो इसी के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रश्न प्रशासन से आपको रह सकते हैं जो आपको तैयार करके वहाँ पे जाना है और अच्छे ढंग से उस पर जवाब आपको देना है। देखिए, इसी कड़ी में आपको एक बेहतर प्रशासक के क्या क्या गुण हो सकते हैं ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक बेहतर प्रशासक में क्या गुण होना चाहिए? ईमानदार हो। सामान्य व्यक्ति क्या कह सकता है? प्रशासक कैसा हो? ईमानदार हो। दूसरा नंबर बात क्या हो सकता है? प्रशासक क्या हो? जन सहभागी हो। ठीक है, ऐसे उत्तर बहुत सारे बच्चे देते हैं और ये उत्तर 100% सही नहीं। ये सही हो सकता है, 20 से 30% हम इसको सही मान सकते हैं, लेकिन आपको एक प्रशासक का ये उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप बेहतर उत्तर कैसे दें, क्या बोलें उस समय? तो पहला गुण प्रशासक का क्या होना चाहिए? प्रशासक में एक क्या होनी चाहिए? निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? निर्णय बेहतर हो, निर्णय लेने की क्षमता। दूसरा क्या हो गया?
नेतृत्व करने की क्षमता हो उसके अंदर। दूसरा क्या है? नेतृत्व करने की क्षमता है। और तीसरा पॉइंट पे आप रख सकते हैं, अगर रखना चाहें तो जनसहभागी भी रख सकते हैं, या फिर कर्तव्यनिष्ठ। क्या होना चाहिए प्रशासक को? कर्तव्यनिष्ठ। जो कार्य उनको सौंपा जाए उस कार्य को बेहतर ढंग से करें। संवेदनशील, संवेदनशील कार्यों के प्रति प्रभावकारी ढंग से काम करना, ये सभी गुण क्या हैं? एक बेहतर प्रशासक के गुण हैं। और अगर इसका आपने चयन किया है जवाब देते वक्त, तो आपको यहाँ पर बेहतर अंक मिलने तय हैं। तो ये क्वेश्चन जो है लगभग लड़कों से पूछा जाता है। तो आप लोग धीरे धीरे एक कॉपी में आप लोग तैयार कर लीजिए। वो बच्चे भी तैयार कर लें जो एडमिशन ले चुके हैं, जो नहीं लिए हैं वो भी तैयार कर लें, और रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द आप लोग करा लीजिए। ठीक है? तभी आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, और कंटिन्यू जब क्लास आप करेंगे तो आप बेहतर फील करेंगे। फिर है कि एक बेहतर प्रशासन कैसा होना चाहिए। आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसको हम बोलेंगे कि एक बेहतर प्रशासन है। ठीक है? प्रशासक, बेहतर प्रशासन के मापदंड क्या क्या हैं, ये भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसमें जो है बेहतर प्रशासन, सुशासन, गुड गवर्नेंस, जो भी पूछा जाए आपको, ठीक है, गुड गवर्नेंस पूछा जाए, आपको जो उत्तर देना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक की पॉइंट है स्मार्ट। कैसा होना चाहिए प्रशासन को? प्रशासन को स्मार्ट होना चाहिए। यस से सिंपल, यानी प्रशासन को सरल होना चाहिए। प्रशासन को मोरल, मतलब प्रशासन को नैतिक होना चाहिए। प्रशासन को अकाउंटेबल, मतलब उत्तरदायी होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल, मतलब संवेदनशील होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी प्रशासन में होना चाहिए, तो यानी कि पारदर्शी होना चाहिए। देखिए, बहुत मायने रखता है कि आपने शब्दों का चयन कैसे किया। ठीक है? और आप अगर बेहतर ढंग से वहाँ उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से बोर्ड यह चाहती है, अगर बेहतर आप उत्तर नियमित रूप से दे रहे हैं बोर्ड के सामने, 10-15 मिनट आपने बेहतर जवाब दे दिया, तो बोर्ड चाहती है कि इस लड़के को सिलेक्शन यहाँ हम लोग सुनिश्चित कर दें। और वही कारण है कि कुछ लड़के को 85 से 90 अंक के बीच अंक दे दिया जाता है, 90 तक अंक दे दिया जाता है। और अगर आपने खराब जवाब दिया तो फिर आपको बोर्ड क्या करेगी? उसमें नकारात्मक भावना आपके प्रति भी आ सकती है। वो चाहेगी कि आपका चयन ना हो, तो फिर आपको इस तरह के भी अंक दिए जा सकते हैं। तो कभी भी बोर्ड के साथ आप जो है विवाद का प्रयास न करें। बोर्ड अगर कोई मंतव्य रखता भी है कुछ चीज़ों पे, तो आपको अगर अलग राय है उस संदर्भ में, तो सॉरी सर के साथ आप उत्तर दें। ठीक है? तो कैसे उत्तर देना है, किस परिस्थिति में क्या उत्तर देना है, ये बहुत मायने रखता है। और इस दिशा में आपको तमाम तरह के सुधार करने होंगे आप में, तभी आप बेहतर अंक पा सकते हैं। ठीक है? कुछ प्रश्न हैं जो यूपीपीसीएस के प्रश्न रह रहे हैं, और उसमें आपको क्या उत्तर देना चाहिए था और क्या क्या प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं बीपीएससी में भी उससे जुड़ा हुआ, तो कुछ प्रश्न उसका भी हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर है रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, ये देखिए बहुत चर्चा का मुद्दा है। और इसमें तो फैक्ट आप लोग देख लीजिएगा, राष्ट्रपति यूक्रेन को कौन है, रूस का भी देख लेना है स्थिति क्या है। और देखिए सबसे बड़ा चीज़ है ना कि इन दोनों के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका एक ग्लोबल प्रभाव भी पड़ा है। ठीक है? उसका प्रभाव तो पूरे विश्व पे पड़ा है, और भारत का प्रभाव, भारत पर जो प्रभाव पड़ा है वो हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है।
तो आपको मेंस में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, प्रभाव में तो आपको जो बोलना है आप उसमें पॉइंट में आप बोल लेंगे आसानी से। 2-3 प्रभाव। पहला तो प्रभाव आपको आप देख सकते हैं, पेट्रोलियम की कीमत बढ़ी है। ठीक है, क्योंकि भारत जो है ठीक है रूस से जो है कि आपको पेट्रोलियम मंगा रहा है, लेकिन विश्व के अन्य देशों पर जो रूस पर प्रतिबंध जो लगाया गया उसके कारण विश्व के अन्य देशों से जो पेट्रोलियम मंगाने पर जो बजट है भारत सरकार का अधिक व्यय करना पड़ रहा है। गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित किया है, फूड चेन भी प्रभावित हुआ है इससे, क्योंकि यूक्रेन भी गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक हुआ करता था, युद्ध के कारण स्थिति उसकी खराब हुई है। तो और भी प्रभाव इसके हैं। ठीक है, उसके बारे में हम विशद चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है ना, जो यूपीपीसीएस में जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है, तो रूस इतना ही ताकतवर है तो यूक्रेन पर परमाणु बम का इस्तेमाल वो क्यों नहीं कर रहा है, इस पर उसने परमाणु बम क्यों नहीं छोड़ा। देखिए, जो रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है वो युद्ध लड़ने के पीछे मूल वजह क्या है? मूल वजह है कि यूक्रेन जो है नाटो की सदस्यता को न ले, यूक्रेन में डर पैदा करना। लेकिन अगर बम का प्रयोग होता है तो रूस को यह भी आशंका है कि विश्व समुदाय भी उसको छोड़ेंगे नहीं, तो परमाणु बम का उपयोग तो संभव नहीं है। तो आपको जवाब यही देना होगा वहाँ पे कि युद्ध परमाणु बम का इस्तेमाल अगर रूस करता है तो फिर रूस पे भी के खिलाफ भी पूरे विश्व एकजुट हो सकती है और उस पर भी बम का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आपको वहाँ उत्तर देना था। हालांकि हम विभिन्न एंगल की चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें भारत जो है न्यूट्रल क्यों है, भारत किसी के पक्ष में क्यों नहीं जा रहा, ना तो रूस के पक्ष में और ना ही यूक्रेन के पक्ष में। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको पूरे इतिहास में जाना होगा और इतिहास में जाकर आपको चीज़ों को समझना होगा। देखिए, रूस के पक्ष में हम जो है कि क्यों नहीं जा सकते और या फिर यूक्रेन के पक्ष में हम लोग क्यों नहीं जा सकते। देखिए, यूक्रेन के पक्ष में हम लोग इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि रूस जो है हमारा क्या है, ऐतिहासिक मित्र भी रहा है। इसलिए इस संदर्भ में इसको समझा जा सकता है क्योंकि जब भारत जो है बांग्लादेश का आपको युद्ध आद होगा उस समय जो है कि रूस जो है कि आपको भारत का हेल्प किया था। उससे पहले भी आप अगर देखिएगा जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तो रूस ने हमारे लिए क्या किया था, वीटो का इस्तेमाल किया था। तो ऐसे में रूस स्वाभाविक रूप से हमारा जब मित्र राष्ट्र है, पहले मित्रता हमारी रही है, तो रूस के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। दूसरी तरफ है यूक्रेन कि यूक्रेन के जो है कि आपको जो है कि यूक्रेन के विरुद्ध हम लोग क्यों नहीं चले जाते हैं। ये यूक्रेन क्या है, यूक्रेन के साथ भी हमारा अच्छा रिलेशन है। आपने जब युद्ध छिड़ा था उस समय आप देखे होंगे कि बिहार के बहुत सारे युवा वहाँ मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में यूक्रेन में जब बहुत सारे भारतीय समुदाय के लोग रह रहे हैं, यूक्रेन से हमें कोई खास दुश्मनी भी नहीं है, कभी नहीं रही है, तो हम यूक्रेन को भी मानवता के आधार पर विरोध नहीं कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में भी नहीं जा सकते हैं। और यही कारण है कि यूक्रेन को हमने तो सहायता किया लेकिन यूक्रेन के पक्ष में हम लोग वोटिंग नहीं किए, न ही रूस के पक्ष में किए। तो ये आपको संतुलित जवाब वहाँ पे देना था। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, आप लिव इन रिलेशनशिप को किस रूप में देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आजकल इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप। देखिए, क्या है ना कि हमारे समाज में जो प्रचलन है विवाह का, उसमें सबसे जो परंपरागत और जो व्यवहारिक जो विवाह है वो है कि उसमें माता पिता के द्वारा ही आपको
विवाह का जो मेन जो रोल अदा करते हैं ना, वो मुखिया ही करता है परिवार का। हालांकि अब प्रेम विवाह का भी प्रचलन बढ़ा है, लेकिन एक अन्य जो विवाह है लिव एंड रिलेशनशिप, ये विवाह तो है नहीं, लेकिन इसमें क्या है, एक दंपत्ति एक साथ रह सकता है, ठीक है। और रहने के बाद बिना विवाह किए हुए, और उसके बाद जो संतान उसके होंगे उसको भी ऑथोरिटी उसके संपत्ति पर, इन दोनों के संपत्ति पर मिल जाएगा, और इसकी मान्यता भी कोर्ट ने दिया है। अब यहाँ पर है कि आप किस, ठीक है आप जो है कि लिव एंड रिलेशनशिप में रहें या न रहें, लेकिन उन दंपतियों के बारे में आप क्या सोचते हैं। प्रश्न का एंगल इस तरफ था। तो आपको यह एक्सेप्ट करना है कि लिव एंड रिलेशनशिप भी एक तरह से संवैधानिक है, और जो समान तरह से जो विवाह होते हैं और लिव एंड रिलेशनशिप जो है उसी संदर्भ में उसको लिया जाना चाहिए, और उनका व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण हो सकता है, लिव एंड रिलेशनशिप में लोग रह सकते हैं, इसके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जो है कि अभी अगर इसके संदर्भ में बोर्ड आगे बढ़े तो आप बताइएगा कि भारत में अगर वो पूछें कि भारत में अभी लिव एंड रिलेशनशिप कहाँ तक प्रचलन में है, तो आप बताइएगा कि कुछ महानगरों तक ही ये सीमित है, ये दृष्टिकोण। तो दोस्तों, कभी भी रूढ़िवादिता से ग्रसित होकर आपको उत्तर नहीं देना है। संवैधानिक मापदंडों पर अगर व्यवस्थित ढंग से आप उत्तर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको इंटरव्यू में बेहतर अंक मिलेंगे। और रैंकर्स व्यू आपको इंटरव्यू के लिए स्पेशल क्लास आयोजित कराने वाली पहली संस्था है जो कि अच्छे ढंग से हर एक व्यवहारिक पहलू पर आपको इंटरव्यू में तैयारी कराती है। और निश्चित रूप से पिछले 3 बार से जो इंटरव्यू के टॉपर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले रहे हैं, वो हमारी संस्थान के रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि ईमानदारी से इंटरव्यू की तैयारी आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन अगर पाना है तो उसमें सबसे बड़ी और महती भूमिका आपको इंटरव्यू की रहने वाली है। क्योंकि क्लोज फाइट हुआ है, मेंस में जो फाइट है, कोई विषय बूम इस बार नहीं करने जा रहा है, और इस बार चेयरमैन सर की भी नज़र अच्छी तरह से है। और निश्चित रूप से जिस तरह से अगर विभिन्न विषयों के बीच जो उतार चढ़ाव है उसका स्तर अगर घटेगा तो इंटरव्यू का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए, और ताकि हम लोग अच्छे ढंग से तैयारी करवा पाएँ। और बेहतर ढंग से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका अंतिम चयन सूची में आपका नाम भी शामिल होगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।